शिखा दुबे मर्डर मिस्ट्री पीके स्टोरी ट्रू क्राइम एपिसोड। तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर के बाहर निकलती है, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आती। घर वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। एक जवान लड़की के गायब होने की खबर से शहर भर में हंगामा मच जाता है। पुलिस तेजी से काम करते हुए उस लड़की को ढूंढने निकलती है, मगर कुछ ही घंटों बाद एक मुर्दा लड़की की लाश मिलती है, जिसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल था, इस लड़की की हत्या किसने की? पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फाइनली पुलिस को जवाब भी मिल जाता है, लेकिन जवाब हिला देने वाला था। दुनिया की नजर में जिसकी हत्या हुई थी वो असल में वही मर्डरर भी थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिसका कत्ल हुआ उसी ने खुद किसी और की जान ली हो? हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं उसमें सच में ऐसा ही हुआ था। शायद आपको अभी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो हिला देने वाली सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये पूरी कहानी कल्पना से परे है और इस घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह तो और भी ज्यादा भयानक है। तो आखिर क्या है रहस्यों से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक पीके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। साल 2011 में शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी और वह इस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा देखने में बेहद ही मासूम और शरीफ लड़की थी। 10 जून 2011 को शिखा किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलती है। वो घर वालों को बताकर जाती है कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, मगर काफी देर हो जाती है और वह वापस नहीं लौटती। जैसे जैसे शाम ढलती है परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। ज्यादा अंधेरा हो जाने पर घर वाले अपने स्तर पर शिखा दुबे की खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों तक को फोन किया जाता है, मगर शिखा की कोई जानकारी नहीं मिलती। जब शिखा का कहीं भी आता पता नहीं चलता तो आखिरकार शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले राम प्रकाश दुबे से पूछते हैं, क्या आपको किसी पर शक है? जवाब में वो एक नाम लेते हैं, दीपू यादव। दीपू यादव भी इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव उन्हीं के पड़ोस में रहता है। पुलिस को दिए बयान में राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसलिए उन्हें शक है कि हो न हो दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को गायब किया है या फिर उसकी हत्या कर दी है। भागते हुए पुलिस वाले दीपू यादव के घर पर जाते हैं। यहाँ आकर पता चलता है कि दीपू यादव खुद ही लापता है। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है कि हो न हो कि इस कांड में पूरा हाथ दीपू यादव का है, और फिर पुलिस वाले वह दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पुलिस शिखा दुबे की भी तलाश में लगी रहती है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस वालों को सरयू कैनाल कॉलोनी के पास के जंगल में एक लाश मिलती है। यह लाश एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही भयानक तरीके से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे से पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे के परिवार वालों को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने के लिए कहते हैं कि कहीं ये लाश आपकी गायब हुई बेटी शिखा दुबे की तो नहीं है? खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले लाश की पहचान करने के लिए जाते हैं। क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, इसलिए चेहरे से तो पहचानना असंभव था, लेकिन शरीर पर पहने हुए कपड़े, उसके आसपास बिखरे हुए सामान, पैरों में पहनी गई चप्पल और गले में मौजूद काला धागा इस बात की गवाही दे रहे थे कि सामने पड़ी हुई लाश शिखा दुबे की ही है। परिवार वाले भी आखिरकार शव की पहचान अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पर करते हैं, क्योंकि भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर शरीर पर जो कपड़े थे वही कपड़े पहनकर अंतिम बार शिखा दुबे अपने घर से निकली थी। इसके अलावा जो चप्पल, धागा और सामान मिला था वो सब शिखा दुबे का ही था। पहचान होने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके बाद लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया और भारी चीज से हमला करके चेहरा बर्बाद भी किया गया था। इसके अलावा पोस्टमार्टम में यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरासमेंट की भी पुष्टि होती है। इस दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों में गुस्सा फूट पड़ता है और सभी जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद सभी जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं। इस घटना ने बड़े स्तर पर अखबारों की सुर्खियां बटोरी और लोगों में भारी गुस्सा था, इसलिए पुलिस भी तत्परता दिखाती है और जल्द से जल्द हत्यारे की तलाश में जुट जाती है। क्योंकि शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव नाम
के लड़के पर शक जताया था, इसलिए पुलिस उसे ही प्राइम सस्पेक्ट मानकर तलाश शुरू करती है। पुलिस दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाती है, यहाँ तक कि उसके 50 से ज़्यादा दोस्तों से पूछताछ की जाती है, मगर कहीं से भी दीपू यादव का कोई सुराग नहीं मिलता। काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस को दीपू यादव का एक करीबी दोस्त हाथ लगता है, जो पूछताछ में खुलासा करता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र जाया करता था और पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र का जिक्र भी कई बार किया था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और वहां दीपू यादव की तलाश में शहर का कोना कोना छान मारती है। तलाश कई घंटे तक चलती रहती है, मगर फिर भी दीपू यादव का कोई पता नहीं चलता। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती और अपनी तलाश जारी रखती है। इसी बीच वह एक ऐसे घर के पास पहुंचती है जो अंदर से बंद था। पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है। कई बार नॉक करने के बाद एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि शिखा दुबे ने खोला था। जी हाँ, वही शिखा जिसका अभी अभी अंतिम संस्कार हुआ था, अब पुलिस के सामने जिंदा खड़ी थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुलिस वालों ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शिखा दुबे के पिता ने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने शिखा दुबे की कुछ तस्वीरें भी पुलिस को दी थीं। शिखा को जिंदा देखकर हैरान पुलिस अंदर जाती है। घर के अंदर का नज़ारा और भी चौंकाने वाला होता है, क्योंकि कमरे में पुलिस को कोई और नहीं बल्कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव दिखता है। मतलब जिस लड़की की हत्या हुई थी वह जिंदा है और हत्यारा उसी के साथ घर में बंद है। वह और जो लड़का दीपू यादव था जिस पर हत्या का इल्जाम लगा था, वो दोनों एक ही घर में सोनभद्र में साथ रह रहे थे। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये था कि शिखा दुबे जिसकी हत्या हुई थी वह तो पुलिस को जिंदा मिल गई थी, तो फिर अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को अपनी बेटी मानकर अंतिम संस्कार किया था वो कौन थी, उसकी हत्या किसने की थी। अब पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुट जाती है। इन सवालों का सटीक जवाब कोई दे सकता था तो वो थे शिखा दुबे और दीपू यादव। इसलिए पुलिस इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करके गोरखपुर ले आती है। यहाँ इन दोनों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में एक हिलाकर रख देने वाला खुलासा होता है। दरअसल दीपू यादव भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे शिखा दुबे तथा दीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दुनिया की नजरों से बचकर दोनों मिलने जुलने भी लगते हैं, मगर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है। वे शिखा पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इसी कारण से दीपू और शिखा का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहता है, मगर मौका मिलते ही फिर से शिखा और दीपू मिलने जुलने लगते हैं और एक दिन मौका पाकर गोरखपुर के एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देते और अपने अपने घरों में ही रहने लगते हैं। अब दीपू शिखा को अपने साथ रखने के प्लान पर काम करने लगता है। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर परिवार वालों को बता भी दिया कि उन्होंने शादी कर ली है तो भी परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसलिए अब दोनों दूसरे विकल्प की तलाश में लग जाते हैं ताकि साथ रह सके। दीपू अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वह खुद ट्रक भी चलाया करता था। दीपू की सारी बातें सुनने के बाद सुग्रीव एक भयानक आइडिया देता है। वह कहता है, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो देखने में काफी हद तक शिखा दुबे जैसी ही है। उसकी कदकाठी और लंबाई भी शिखा जैसी ही है। अगर हम उसकी हत्या कर दें और उसके शव को शिखा के कपड़े पहना दें, उसका चेहरा बिगाड़ दें, तो लोग उसे शिखा समझ लेंगे। फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर आराम से रह सकते हो। दीपू और शिखा को यह आइडिया काफी पसंद आता है। दोनों इस प्लान को हकीकत में बदलने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। अब सुग्रीव पूजा कुमारी नाम की एक लड़की से संपर्क करता है जो शिखा जैसी ही दिखती थी। सुग्रीव पूजा से कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक नौकरी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे मिल सकती हो। पहले महीने की सैलरी एडवांस में मिलेगी। पूजा की उम्र भी लगभग 25-26 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो काम की तलाश में थी। इसलिए जब सामने से ऑफर आता है तो पूजा मना नहीं कर पाती और काम के लिए तैयार हो जाती है। सुग्रीव तुरंत दीपू और शिखा को यह खबर देता है। तय किया जाता है कि 10 जून को इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल पड़ता है ताकि पूजा को ला सके। इधर तय समय के अनुसार शिखा भी अपने घर से निकलकर दीपू से मिलती है और दोनों बाजार जाकर नए कपड़े खरीदते हैं। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आता है और रास्ते में पास के जंगल में गाड़ी रोक देता है। वह पूजा से कहता है, यहाँ कुछ लोग हैं जो तुमसे मिलकर तुम्हें काम देंगे। इसके बाद बहाने से गाड़ी रोककर वे लोग पूजा को जंगल में ले जाते हैं। वहीं पर दीपू और शिखा भी पहुंच जाते हैं। फिर एक भयानक मोड़ आता है। सुग्रीव और दीपू मिलकर पूजा का गला दबाकर निर्मम हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा बाजार से लाए गए नए कपड़े पहनती है और जो कपड़े पहन कर वह घर से निकली थी वो कपड़े पूजा को पहनाती है।
यहाँ तक कि जो काले धागे वाली माला शिखा अक्सर गले में पहना करती थी, वो भी पूजा के गले में पहना देती है ताकि शव की पहचान शिखा के रूप में की जा सके। शिखा अपनी चप्पलें भी पूजा के शव के पास छोड़ देती है, फिर पूजा के कपड़े छुपाकर अपने बैग में रख लेती है। अब कपड़ों के आधार पर पूजा बन चुकी थी शिखा, लेकिन चेहरा अभी भी उसकी असलियत बताता था और वही एकमात्र सुराग था जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसलिए अब सुग्रीव तथा दीपू मिलकर ट्रक से लोहे का बड़ा सा रोड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं। ये लोग तब तक उसे उस रोड से पूजा के फेस पर हमला करते रहते हैं जब तक कि पूजा का पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता। इसके अलावा ये लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से भी बड़ी बेरहमी से जलाते हैं ताकि इस मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू तथा शिखा दुबे तुरंत वहां से सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं, जबकि सुग्रीव अपने खलासी बलराम के साथ मिलकर शव को वहां से उठाकर सरयू कैनाल के पास के जंगलों में लाकर फेंक देता है और फिर चुपचाप छिप जाता है। कुछ दिनों तक तो शिखा दुबे और दीपू का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है, मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती हैं, इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव की क्रूरता को सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई शॉक था कि मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे ने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। सिर्फ अपने प्यार के साथ रहने के लिए उसने एक 3 साल की मासूम के सर से उसकी मां का साया छीन लिया। इस क्रूर सच्चाई के बाद जब शिखा दुबे को पिता के सामने लाया जाता है तो एक पल के लिए उन्हें यकीन भी नहीं होता कि जिस बेटी को वो मरा समझकर अंतिम संस्कार तक कर चुके थे, वही अब उनके सामने खड़ी है। पिता बेटी का गाल छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वह जिंदा है। वो थोड़े भावुक भी होते हैं, मगर थोड़ी देर बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं, जितने जघन्य अपराध को इसने अंजाम दिया है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये मेरे लिए मर चुकी है। इन सभी खुलासों के बाद पुलिस दीपू यादव, सुग्रीव, शिखा दुबे तथा बलराम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। जी हाँ, शिखा दुबे का इस कहानी की शुरुआत में कत्ल होता है, वहीं शिखा दुबे कहानी के अंत में कातिल निकलती है। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी जिक्र था, मगर इन लोगों में से किसी ने भी पूजा के साथ यौन शोषण की बात नहीं स्वीकारी और पुलिस भी इस बात को साबित नहीं कर सकी। फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है, सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटी इस घटना के कुछ सालों तक तो शिखा दुबे और दूसरे आरोपी जेल में रहते हैं, मगर कुछ साल बाद ही शिखा दुबे तथा दीपू यादव बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद शिखा दुबे तथा दीपू यादव अलग अलग शादी करके अपनी दुनिया बसा चुके हैं। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक आज भी इस केस की फाइलें अदालत में धूल खा रही हैं। अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक पीके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें। और इस तरह की अगली सच्ची कहानी लाने तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।